नमस्कार। आज हम रिज्यूमे पर गहराई से बात करेंगे। मतलब वो आम गलतियां जो अक्सर हमें इंटरव्यू कॉल आने से रोक देती हैं। हमारे पास रिज्यूम जीनियस का एक लेख है जिसमें हायरिंग मैनेजर्स के अनुभव के आधार पर बताया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो मकसद ये है कि हम समझें कि रिज्यूमे को कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि नौकरी मिलने की संभावना बढ़े। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही आम गलती, शायद सबसे आम, हर जॉब के लिए बस वही एक पुराना रिज्यूमे भेज देना। क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है? हाँ, ये मतलब एक बहुत बड़ी चूक है। सोचिए जरा, हायरिंग मैनेजर के पास कितने सारे रिज्यूमे आते हैं हर रोज। वो ये देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट ने उस खास जॉब के लिए मेहनत की है, कि रिज्यूमे उसी जॉब की जरूरतों के हिसाब से है। एक जेनेरिक मतलब बिल्कुल सामान्य रिज्यूमे भेजने से ना, आप ये दिखाने का मौका खो देते हैं कि आप उस रोल के लिए कितने सीरियस हैं। ऐसा लगता है बस भेज दिया फॉर्मेलिटी के लिए। समझ गया। मतलब सिर्फ रिज्यूम भेजना ही काफी नहीं है, उसे कस्टमाइज करना, जॉब के हिसाब से ढालना जरूरी है। पर इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब क्या सिर्फ कंपनी का नाम बदल देना काफी होता है? नहीं नहीं, सिर्फ नाम बदलने से बात नहीं बनती। सबसे सही तरीका है कि जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें। उसमें जो स्किल्स, जो जिम्मेदारियां लिखी हैं, उन कीवर्ड्स को पहचानें। फिर उन कीवर्ड्स को अपने रिज्यूमे के स्किल्स और एक्सपीरियंस सेक्शन में ठीक से शामिल करें। इससे क्या होता है कि एटीएस मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर होता है ना रिज्यूमे फिल्टर करने का। हाँ हाँ, सुना है उसके बारे में। हाँ, तो वो सॉफ्टवेयर और हायरिंग मैनेजर दोनों आसानी से देख पाते हैं कि आप उस रोल के लिए फिट हैं या नहीं। अच्छा, तो कंटेंट को जॉब के हिसाब से बनाना तो ठीक है, लेकिन रिज्यूमे कैसा दिखता है, उसका लुक, वो भी मायने रखता होगा। जैसे फोटो लगाने का क्या? मैंने सुना है कहीं कहीं लगाते हैं, पर शायद अमेरिका जैसी जगहों पर ये ठीक नहीं माना जाता। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अमेरिका और कई दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में रिज्यूमे पर फोटो लगाना अक्सर अनप्रोफेशनल माना जाता है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इससे अनजाने में भेदभाव का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे उम्र, जेंडर या नस्ल के आधार पर। और कंपनियां भी इस तरह के किसी आरोप से बचना चाहती हैं, इसलिए अक्सर वो फोटो वाले रिज्यूमे लेती नहीं है। तो बेहतर यही है कि फोटो ना लगाएं जब तक कि जॉब एड में साफ साफ मांगा ना गया हो। ठीक है, तो फोटो नहीं। अच्छा, अब शब्दों पर आते हैं। रिज्यूमे में कई बार ऐसे शब्द दिखते हैं, गो गेटर, टीम प्लेयर, रिजल्ट्स ड्रिवन। सुनने में तो भारी लगते हैं, क्या ये वाकई असरदार हैं? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। ये जो शब्द है ना, जिन्हें हम बज़वर्ड्स कहते हैं, ये इतने ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं कि अब खोखले लगते हैं। इनसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। हायरिंग मैनेजर ये जानना चाहता है कि आपने असल में क्या किया और उसका नतीजा क्या निकला। तो टीम प्लेयर लिखने के बजाय ये बताइए कि आपने किसी प्रोजेक्ट में टीम के साथ कैसे सहयोग किया या मुश्किल में साथियों को कैसे सपोर्ट किया। एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करें और जहां तक हो सके अपनी उपलब्धियों को नंबर्स में बताएं। जैसे सिर्फ ये कहना कि सेल्स बढ़ाई काफी नहीं है, ये कहना बेहतर है नई सेल्स स्ट्रैटेजी लागू करके 6 महीने में सेल्स 15% बढ़ाई। ये ज्यादा प्रभावशाली है। हाँ, ये बात तो है। ठोस नतीजे ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा, रिज्यूमे कितना लंबा हो, इस पर भी काफी कंफ्यूजन रहता है। 1 पेज, 2 पेज, और क्या डिजाइन बहुत फैंसी, बहुत क्रिएटिव होना चाहिए? अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादातर मामलों में 1 पेज का रिज्यूमे ही बेस्ट माना जाता है। हायरिंग मैनेजर्स के पास सच में टाइम कम होता है हर एप्लीकेशन देखने का। हालांकि अगर आपके पास 10-15 साल से ज्यादा का बहुत रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या आप किसी सीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 पेज तक भी ठीक है। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि जानकारी बिल्कुल पॉइंट पर हो, संक्षिप्त हो। और जहां तक डिजाइन की बात है, सिंपल और प्रोफेशनल रखना सबसे सेफ है, खासकर अगर आप डिजाइन फील्ड से नहीं है। फॉन्ट ऐसा चुनें जो साफ हो, पढ़ने में आसान हो, जैसे एरियल, कैलिब्री या जॉर्जिया। और हाँ, फॉर्मेटिंग ऐसी हो जो एटीएस फ्रेंडली हो। मतलब बहुत ज्यादा कॉलम्स, टेबल्स या फैंसी ग्राफिक्स से बचें। वर्ड या पीडीएफ फॉर्मेट सबसे सही रहते हैं। तो मतलब 1 या 2 पेज, सिंपल डिजाइन और एटीएस का भी ध्यान रखना है। ठीक है। एक और सवाल, क्या हमें अपनी सारी पिछली नौकरियां लिखनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो या उस जॉब से बिल्कुल अलग हो? नहीं, ये भी एक बहुत आम गलती है। आपका रिज्यूमे आपकी पूरी वर्क हिस्ट्री का टाइमलाइन नहीं है। ये एक तरह का मार्केटिंग टूल है जो उस खास जॉब के लिए आपकी काबिलियत दिखाता है।
तो सिर्फ वही एक्सपीरियंस लिखें जो उस पोस्ट के लिए ज़रूरी यानी रेलेवेंट हो, खासकर पिछले 10-15 साल का। हाँ, अगर कोई बहुत पुराना एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है तो ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन गैर ज़रूरी या बहुत पुरानी जॉब से रिज्यूमे को भरने का कोई मतलब नहीं, वो बस ध्यान भटकाता है। फोकस रखना जरूरी है। और आखिर में वो छोटी छोटी गलतियां, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर की गलती या कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कोई गड़बड़, क्या इन छोटी बातों से भी फर्क पड़ता है? अरे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सोचिए, अगर आपके रिज्यूमे में स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियां हैं तो ये क्या दिखाता है? यही कि आप डिटेल पर ध्यान नहीं देते, ये शायद थोड़े लापरवाह हैं। ये पहला इंप्रेशन बहुत खराब डालता है। रिज्यूमे भेजने से पहले उसे कम से कम 2-3 बार प्रूफ रीड करना तो बहुत ही ज़रूरी है। हो सके तो किसी और से भी पढ़वा लें एक बार। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर वही गलत है या पुरानी है तो कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगी? एक छोटी सी टाइपो आपको एक अच्छे मौके से दूर कर सकती है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने कई जरूरी बातें समझी। रिज्यूमे को हर जॉब के लिए तैयार करना है, फोटो और बज़वर्ड से बचना है, साफ सुथरा प्रोफेशनल रखना है, सिर्फ रेलेवेंट जानकारी देनी है, प्रूफ रीडिंग पर बहुत ध्यान देना है और जिम्मेदारियों से ज्यादा अपनी ठोस उपलब्धियों पर जोर देना है, एक्शन वर्ब्स और नंबर्स के साथ। बिल्कुल। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगी, सोचने के लिए, अपने रिज्यूमे को सिर्फ अपने पास्ट के कामों की लिस्ट मत समझिए, इसे अपने फ्यूचर पोटेंशियल का एक एडवर्टाइजमेंट समझिए। क्या आपका रिज्यूमे सिर्फ ये बता रहा है कि आपने क्या क्या किया था, या ये दिखा रहा है कि आप आगे उस नई कंपनी के लिए क्या बेहतरीन कर सकते हैं? आपकी कहानी आगे की तरफ इशारा करनी चाहिए।